नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। दोस्तों एक छोटा-सा सर्वे आया था, कुछ समय पहले की बात है। लास्ट ईयर की बात है 2025 24 की। ये सर्वे था भारत के सबसे जो रिच लोग हैं, जो टॉप के 300, 400, 500 फैमिलीज़ हैं, टॉप की, जो सबसे रिच फैमिलीज़ हैं, जिनके पास आधा हिंदुस्तान है। उसमें एक प्राइवेट सर्वे किया गया, किसी का नाम नहीं लिया गया। और उस सर्वे में पूछा गया कि आपके पास इतनी दौलत है और आप इस दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसे रिवर्स एफडीआई कहते हैं। और उसके साथ जो यंग जनरेशन है इन उद्योगपतियों की, वो अपना पैसा स्टॉक्स में लगा रहे हैं, वो फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत के अंदर कि फैक्ट्री नहीं खुल रही है। बस जो खुली हुई है सीमेंट की, लोहे की, बाकी सारा काम इंपोर्ट से हो जाता है। क्या कारण क्या है अल्टीमेटली कि इतना पैसा हो के लगातार इल्जाम आ रहा है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा पैसा, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, फैक्ट्री लगाना कहते हैं। सरकार दुखी है। तो सरकार मान चुकी है कि पिछले 11 सालों में मोदी के राज में और उससे पहले जो मनमोहन सिंह की लास्ट के 3-4 ईयर थे, वो भी मिला लो, तो पिछले 15 सालों से कोई फैक्ट्री नहीं आ रही है। ये नए जो हमारे नौजवान उद्योगपति हैं, ये उसमें जाना नहीं चाहते हैं। उनको फैक्ट्री खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों हम मगर? वो लोग एक ट्रेडिंग फर्म खोल लेंगे कि चाइना से माल मंगाया, लेबल बदला, कीमत चिपकाई और बेच दिया। ट्रेडिंग। ये कुछ वही हुआ जो अमेरिका में हो रहा है पिछले कई दशकों से। बहुत कम लोग इस बात को जान पाए कि धीरे-धीरे अमेरिका एक मैन्युफैक्चर्ड नेशन से एक ट्रेडिंग नेशन में कन्वर्ट हो गया। यही यूरोप के साथ भी हुआ कि वो एक मैन्युफैक्चर्ड नेशन से या ग्रुप ऑफ नेशन से वो एक ट्रेडिंग नेशन में बदल गए और धीरे-धीरे उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी, वो खत्म होनी शुरू हो गई। जापान फैक्ट्री किंग था, कोरिया फैक्ट्री किंग था, उसके अंदर भी गिरावट आई। आप भी कोरिया के अंदर कोई बहुत बड़ी-बड़ी कोई नई कंपनियाँ आती हुई नहीं देखेंगे इस टाइम। जापान में वही जो पुरानी कंपनियाँ वही सस्टेन कर रही हैं बस। नए लोग नहीं आ रहे हैं। फिर नए लोग कहाँ जा रहे हैं? नए लोग जाते हैं नई टेक्नोलॉजी के अंदर, वो पुरानी टेक्नोलॉजी में नहीं जाना चाहते, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहते। अमेरिका में जितने भी जो नव धनाढ्य लोग हैं, जो न्यू रिच लोग हैं, उन्होंने फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई वहाँ पर। उन्हें फैक्ट्री बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट था एक गूगल बनाने में, एआई बनाने में, विंडोज़ बनाने में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाने में, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा काम, या व्हाट्सएप बनाने में, इंस्टाग्राम बनाने में, फेसबुक बनाने में। और अचानक अमेरिका का जो स्वरूप था वो बदल गया। वो एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन से एक बेसिकली सर्विसेज नेशन के अंदर आ गया या ट्रेडिंग नेशन में आ गया वो। मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे वही पुराने-पुराने गिने-चुने लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, यही बचे वहाँ पर और कुछ नहीं। या थोड़ा बहुत जो एप्पल का प्रोडक्शन है अपने फ़ोन का है, हार्डवेयर के अंदर, बस वही। लेकिन एक देश जो कि इमर्ज हुआ मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, वो था चाइना। और मैं उनके बारे में काफ़ी बात कर भी चुका हूँ, आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन में एक और जो ऑफ लेट उभरा पिछले 20-30 सालों में जिसका इमर्जेंस हुआ, वो था साउथ कोरिया। जहाँ जापान ढलना शुरू हुआ, वहाँ साउथ कोरिया और ख़ास तौर से चाइना का उदय होता है और इसके साथ में
पार्टली उदय होता है वियतनाम का, लाओस का, कंबोडिया का, थाईलैंड का, इंडोनेशिया का भी, पार्टली। लेकिन नहीं हुआ तो भारत का उदय नहीं हुआ। हमने एक बात इस दुनिया में बड़े अच्छे ढंग से जान ली पिछले कई दशकों में कि ज्यादा करके नेशन, मैं 100% की बात नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादा करके नेशन महान राष्ट्र तभी बनते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का उस्ताद बन जाते हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग जो है सर चढ़कर बोलती है, यानी कि फैक्ट्रियां लगती हैं वहां पर। अमेरिका फैक्ट्रियां बनी तो महान बना, ब्रिटेन में फैक्ट्रियां बनी तो महान बना, यूरोप के अंदर फैक्ट्रियां बनी तो यूरोप महान बना, जापान में फैक्ट्रियां बनी, जापान महान बना, चीन और कोरिया में फैक्ट्रियां लगी तो वो महान बने, या वियतनाम में फैक्ट्रियां तो वो महान बने हैं। ये बात तो सही है। भारत जो पहले थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां बनाता भी था 90 के दशक तक या उसके 2000 तक, उसके बाद वो बंद हो गया सारा का सारा। तो मैं वापस उस सर्वे पे आता। वो सर्वे जो सबसे धनी लोगों के बीच में कहा किया गया और उससे पूछा गया कि भाई आप लोग फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते हो? यही मुद्दा है। मोदी जी बार-बार कहती हैं, निर्मला सीतारामन कहती है, पीयूष गोयल कहते हैं, भैया फैक्ट्री खोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो। वो करते नहीं। अब फिर मोदी सरकार को जबरदस्ती अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है ताकि उसको कॉम्पेंसेट किया जाए। ये प्राइवेट सेक्टर जो है सारा का सारा, जो सबसे रिच आदमी, जो 500 हजार आदमी इंडिया के, जो आधा इंडिया जिनके पास है, वो फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते? कभी सोचा किसने? उनकी जो यंग जनरेशन है ना, वो ये कहती है कि फैक्ट्री खोलने का मतलब है कि इंडिया के अंदर मुसीबत मोल ले लेना। जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि आपको एक फैक्ट्री खोलनी है, समझो आज के डेट में इंडिया के अंदर आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो जो नौजवान लड़के जो उद्योगपतियों के पुत्र हैं या पुत्री हैं, वो कहते हैं फैक्ट्री क्यों खोलनी नई? आपने रिलायंस को नई फैक्ट्री खोलते कब देखा? मैं एक सवाल पूछता हूँ आज आपसे दर्शक मित्रों। रिलायंस को आपने नई फैक्ट्री खोलते कब देखा आपने? लास्ट फैक्ट्री जो उसकी रिफाइनरी है, बस वही तो है। उसके बाद क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। उसी के रख-रखाव है, उसी का थोड़ा बहुत एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन वही है और तो कुछ भी नहीं है। रिलायंस ने फैक्ट्रियों के अंदर एक्सपेंशन नहीं किया। रिलायंस ने जियो के अंदर एक्सपेंशन किया। रिलायंस ने सोचा मोबाइल नहीं बेचूँगा, लेकिन मोबाइल का सिम कार्ड बेच के सर्विसेज़ बेचूँगा मैं अब। अब मैं फैक्ट्री नहीं लगाऊँगा। एयरटेल ने फैक्ट्री नहीं लगाई। फिर उसके बाद रिलायंस जियो मार्ट में आ गया। आटा, तेल, चावल बेचना शुरू कर दिया। फैक्ट्री नहीं लगाई उसने। अगर देश का सबसे बड़ा उद्योगपति फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप बताओ ना मुझे। नंबर 1 का उद्योगपति फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है और कोई छोटा-मोटा यूनिट खोल दिया तो खोल दिया, बाकी सब ट्रेडिंग यूनिट ही चल रहे हैं ना आज की डेट में। सबसे बड़ा उसका एक कारण ये है कि पिछले कुछ सालों में धीरे-धीरे कांग्रेस के राज में भी और अभी इंस्पेक्टर राज बढ़ता चला गया। इंस्पेक्टर राज का कंट्रोल ट्रेडिंग पे इतना नहीं है या सॉफ्टवेयर पे इतना नहीं है, जितना मैन्युफैक्चरिंग पे है। जिस दिन से आपने एक ज़मीन ले ली, ज़मीन खरीद ली कि मुझे यहाँ फैक्ट्री लगानी है, यूनिट लगाना है, समझो आप मर गए। खत्म हो गए आप समझो। 70 इंस्पेक्टर आएँगे कटोरा लेके, मेरा हिस्सा दे दे वरना मैं तेरे ताला लगा के चला जाऊँगा मैं। जैसे कोई बाज़ होता है ना, ताक में बैठा होता है कि मार दूँगा, खत्म कर दूँगा मैं, बस वही है। एक स्वामीनाथन अय्यर का एक लेख आया था कुछ हफ्ते पहले। उसको उन्होंने इस हफ्ते फिर से कोट किया कि भारत में अगर आपको एक सोलर प्लांट लगाना है, सोलर प्लांट, तो आपको कितनी क्लीयरेंस चाहिए सरकार से? कितने किस्म की क्लीयरेंस चाहिए? आपको सुन के हैरानी होगी, आप उसको कोट कर सकते हैं जाके स्वामीनाथन अय्यर को, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के चीफ एडिटर भी हैं। 2735 क्लीयरेंस चाहिए आपको। 2735 क्लीयरेंस चाहिए आपको। अगर आपको सपोज करो भारत के किसी शहर में एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, 10 माले का एक रेजिडेंशियल प्लॉट आपका है। आपको उसपे 10-15 माले का एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, फ्लैट्स बनाने हैं।
तो आपको कितनी क्लीयरेंस चाहिए उसके लिए? 100 से ज़्यादा क्लीयरेंस चाहिए, 100 से ज़्यादा लाइसेंस चाहिए आपको, 100 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए आपको उसके लिए, 100 से ज़्यादा। यानी कि बिल्डिंग आप मुंबई, नासिक, पूना में बनाएँगे, शोलापुर में बनाएँगे, नागपुर में बनाएँगे, लेकिन क्लीयरेंस दिल्ली से आती है। कई क्लीयरेंस तो ऐसी दिल्ली से आती है उसमें। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये क्लीयरेंस दिल्ली से क्यों आनी चाहिए? और इतनी किस्म की क्लीयरेंसेस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगला बंदा परेशान हो जाता है। 2-4 के नाम बता देता हूँ। जैसे बिल्डिंग का प्लान अप्रूवल है, तो फिर उसके बाद फायर का एनओसी लेना है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी लेना है, फैक्ट्री का अगर फैक्ट्री फैक्ट्री लाइसेंस लेना है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस लेना है, बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल चाहिए आपको पूरा का पूरा बीएमसी में या जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ से है, लेबर का लाइसेंस लेना है आपको, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस लेना है। आपकी जो सो कॉल्ड ये जो रेगुलेशंस हैं, ये जो क्लीयरेंसेस हैं, ये इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद फिर हैज़ार्डस मटीरियल मटीरियल का अलग से लोगे, एनवायरमेंटल सेफ्टी का अलग से लोगे, पीपल सेफ्टी का अलग से लोगे, हेल्थ क्लीयरेंस का अलग लोगे, लेबर का आप अलग से लोगे क्लीयरेंस है उसके अंदर की उसके लेबर के बहुत सारे कोड्स आते हैं। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन से लेके लैंड, बिल्डिंग, अप्रूवल, कंप्लायंसेस अलग-अलग किस्म की, लेबर, सेफ्टी रेगुलेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन, ऐसी कंडीशन है साहब कि जैसे आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो, किसी देश पे चढ़ाई कर रहे हो साहब, किसी देश पे चढ़ाई कर रहे हो। आप कहीं भी जाओगे, चाहे आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास चले जाओ, चाहे वो फायर ब्रिगेड के पास चले जाओ। अभी मैंने एक जो पूरा एक पहले एक बताया था आपको कुछ समय पहले कि जैसे मुंबई में एक बिल्डिंग बनानी हो या पूना में और नासिक में बनानी हो, फिक्स रेट है कि जी इतने स्क्वायर फीट का अगर आपका पूरा है तो ये इतना स्क्वायर मीटर का है तो इतने पैसे आपको चाहिए। जैसे पर मीटर पे ₹150 फायर का एनओसी आपको मिलता है, तो फायर वाले को ₹150 पर मीटर देना पड़ता है। ये पेपरों के अंदर आए हैं, इनका रेट है और हर स्टेज के ऊपर है, क्लर्क से लेके टॉप तक का। तो आधा पैसा जो होता है, जो बिल्डिंग का आप पेमेंट कर रहे हो 40% पैसा, वो तो रिश्वत में चला जाता है एक्चुअली सिर्फ अप्रूवल लेने के अंदर एक्चुअली देखा जाए तो। तो इतने ज़्यादा आपके लाइसेंसेस हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटी के लाइसेंसेस हैं, लोकल अथॉरिटी के लाइसेंसेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लाइसेंसेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंसेस हैं, उसके बाद कई डायरेक्टरेट्स हैं, उनके लाइसेंसेस हैं, उनके एनओसीज़ हैं, उनकी क्लीयरेंसेस हैं। आप यकीन मानिएगा, आप थक जाएँगे। आपसे कहा जाएगा, हमारे पास सिंगल क्या कहते हैं कि विंडो क्लीयरेंस है। ये सिंगल विंडो क्लीयरेंस वगैरह ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, कोई काम नहीं करती। और उसके बाद सब हो गया, एम्प्लॉइज़ भी आ गए, तो फिर एम्प्लॉइज़ के प्रोविडेंट फंड के ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनकी फिर आपको आ जाएँगे। फिर स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उनके लोग आ जाएँगे। फिर बिजली वाले स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं, वो भी आ जाएँगे। फायर ब्रिगेड वाले आ जाएँगे, रेस्क्यू सर्विस आ जाएँगे, लोकल जो वाटर आपके पास आता है, वाटर डिपार्टमेंट वाले आपके पास आ जाएँगे। साहब, खेल खत्म ही नहीं होता यहाँ पे साहब, खेल खत्म ही नहीं होता। और अल्टीमेटली आपको एक-एक चीज़ के लिए इतने सारे कानून बना दिए गए कि आप थक जाएँगे, पक जाएँगे और हालत ये होती है कि आपको जब तक एक फैक्ट्री लगानी है और सपोज़ करो आपकी फैक्ट्री की कीमत 50 करोड़ रुपए है या सपोज़ छोटी फैक्ट्री 10 करोड़ की कीमत है। पता लगेगा कि 2-3 करोड़ रुपए तो आप रिश्वत दे चुके हो, 2-3 करोड़ की रिश्वत आप दे चुके हो और आपकी फैक्ट्री अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, क्योंकि आपके पास क्लीयरेंसेस ही नहीं आए हैं। तो फैक्ट्री ओपन करने का मतलब है इंडिया में सुसाइड करना। जो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े, वो कभी-कभी फैक्ट्री जब खोल लेते हैं, तो उनको सिस्टम सारे पता हैं। उनको पता है कि यहाँ इतना पैसा, यहाँ इतना पैसा, यहाँ इतना पैसा, यहाँ इतना पैसा दे-दबा के, वो पहले से ही उस ढंग से बंदोबस्त करके रखते हैं कि हाँ भैया जी, अगर 100 करोड़ की फैक्ट्री है, तो मेरे को 5 से 10 करोड़ रुपए की रिश्वतें देनी पड़ेंगी सारे डिपार्टमेंट को, तब मेरी फैक्ट्री ऑपरेशन में आएगी। और ऑपरेशन के आने के बाद ही जब प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हर कदम पर आपको हर महीने पेमेंट करनी है। करीब-करीब एप्रोक्सिमेटली 50 से लेके 70 इंस्पेक्टर आपके पास आएँगे। अब मैं इसमें इनकम टैक्स और जीएसटी की तो बात ही नहीं कर रहा अभी तो। 50 से 70 इंस्पेक्टर आएँगे। कोई लेबर वाला आएगा, आपके यहाँ लिए आपने उसका ध्यान नहीं रखा, ये लेबर काम करती है। उसके बाद एक उसपे लेबर में आ जाएगा, वुमेन का आ जाएगा।
ये तो आपको पता है कि जो यहाँ पर अब विमेन आप जो आपकी कामगार लोग हैं, जो आपकी विमेन काम कर रही हैं, उनको आपको फैसिलिटी देनी है। उनको अगर सपोज़ करो उनके पीरियड्स के दिन है, तो उनको 4 दिन छुट्टी देनी है आपको। आप उनसे हार्ड वर्क नहीं ले सकते हैं। और अगर इनको कहीं आपका बच्चा पैदा हो गया, तो आप इनको क्या कहते हैं 6 महीने का मैटरनिटी लीव देंगे। आपने दिया नहीं दिया इनको? आपने जुल्म कैसे किया और तनख्वाह कैसे नहीं दिया इसको? भाई उसको पैसा ही नहीं आ रहा उसके पास, तो तनख्वाह कहाँ से देगा वो? इसलिए फैक्ट्री वाले या बड़े यूनिट वाले महिलाओं को रखने में कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 6-6 8-8 महीने वो छुट्टी पे चली जाती है और तनख्वाह पूरी देनी पड़ती है उनको, क्योंकि सरकार के कानून हैं। लेबर के कानून, एनवायरनमेंट के कानून, वाटर डिपार्टमेंट के कानून, फायर के कानून, यहाँ तो कानून खत्म ही नहीं होते भाई, और इंस्पेक्टरों की लिस्ट भी नहीं खत्म होती। तो बंदा फैक्ट्री खोलेगा क्यों यहाँ पर? और कोई ये कहे कि क्या फैक्ट्रियों के ऊपर जो खोलने के ऊपर जो रिफॉर्म होने चाहिए थे, क्या इंडिया में हुए? द आंसर इज नो, नो। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास 3 अथॉरिटी आ जाती है। एक केंद्र सरकार आ जाती है, एक स्टेट गवर्नमेंट आती है, एक म्युनिसिपल गवर्नमेंट आ जाती है। आप क्या करोगे साहब उसमें? करोगे क्या आप उसके अंदर? हर चीज़ के लिए आपको अप्रूवल चाहिए। प्लॉट खरीदने से अप्रूवल, उसके बाद बिल्डिंग बनाना है, अप्रूवल, बिल्डिंग में बिजली कनेक्शन, अप्रूवल, बिल्डिंग में वाटर कनेक्शन, अप्रूवल, उसका सीवरेज कनेक्शन, अप्रूवल, उसके बाद उसकी सेफ्टी, अप्रूवल, उसका फायर ब्रिगेड, अप्रूवल, एनवायरमेंटल क्लीयरेंस, अप्रूवल, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अप्रूवल। भाई किसकी अप्रूवल नहीं चाहिए वहां पर? किसकी अप्रूवल नहीं चाहिए? और हर इंस्पेक्टर आके कहेगा तुम गलत हो। सबसे पहले उसके मुंह से एक शब्द निकलेगा जो 70 के 70 इंस्पेक्टर कि तू चोर है। सबसे पहले आते ही कहेंगे तू चोर है भाई, तूने गलती की, मैं तेरी फैक्ट्री बंद कर दूंगा, मेरे पास पावर है, मैं ताला लगा दूंगा इसको। अच्छा खुदा ना खास्ता आपने फैक्ट्री खोल ली और आपको लगा नहीं यार मैं खोल लेता हूं, उसके बाद प्रोडक्शन हो ना हो, 70 डिपार्टमेंट को आपको हर महीने स्टेटमेंट देने हैं, हर महीने स्टेटमेंट। धंधा हो ना हो, जैसे जीएसटी का आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी है, तो सीए तो पैसे ले लेगा ना भैया, तुम्हारी इनकम है या नहीं, हमें क्या करने का है? हर महीने, हर महीने कर दिया तो उसके बाद कहेगा अब एक क्वार्टरली स्टेटमेंट भी देना है आपको, यानी कि 3 महीने बाद भी एक स्टेटमेंट देना है। फिर उसके बाद एक हाफ ईयरली स्टेटमेंट भी आपको देना है, फिर एक एनुअल स्टेटमेंट भी देना है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया विद द 70 डिपार्टमेंट और 100 डिपार्टमेंट, कि आपको सर्टिफिकेट दे दे के थक जाते हो। आपके वहां पे ऑफिस में एक टीम बैठी रहेगी फैक्ट्री में 10 आदमियों की, जिसका एक ही काम है कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस का मतलब जो आपसे पेपर वर्क चाहिए आपको करते रहो करते रहो करते रहो बस। दैट इज द प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। तो फिर वही बात वापस आता हूँ सर्वे का, कि धन्ना सेठ नहीं चाहते। वो कहते हैं, वो जो नई जो लड़के कहते हैं हम तो स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे और फॉरेन के अंदर पैसा लगाएंगे, हम यहाँ फैक्ट्री खोले क्यों? जब घर बैठ के मेरे को पैसा मिलता है और मैं 4 पैसे कमा लेता हूँ और मैंने किसी को रिश्वत नहीं देनी है, तो मैं क्यों फैक्ट्री खोलूंगा? इसलिए फैक्ट्री नहीं खुलती। दूसरा, फैक्ट्री क्यों नहीं खुलती है? ट्रेडिंग क्यों होती है? क्योंकि चाइना में सस्ता माल मिल जाता है। आप कुछ बनाओगे उसकी कॉस्ट सपोज ₹100 पड़ती है, आपको ₹30 के अंदर चाइना से बना बनाया माल मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप एक मिक्सर ग्राइंडर बनाते हो, तो आपके यहाँ कॉस्ट पड़ती है ₹3000, आप उसको 4000 का बेचते हो। लेकिन उस 3000 को बनाने के लिए आपकी जान निकल जाती है कि उसको 3000 के मुकाबले उसमें ₹500 तो रिश्वत के चले जाते हैं जो सबको देने पड़ते हैं। तो आप सोचिए चाइना से बना बनाया यार ₹800 का मिक्सर आ रहा है सेम यार, मैं 3000 में बना रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या? मैं वहां से मंगाता हूँ, मैं अपना लेबल लगाता हूँ उसके ऊपर, बल्कि लेबल भी वहां से लग के आता है, और मैं उसको 2500 में बेच देता हूँ अपने, कीमत कम करके 3000 की जगह 2500 में बेचता हूँ। मुझे क्या लैंडेड कॉस्ट पड़ती है? मेरे को ₹1000 की लैंडेड कॉस्ट पड़ती है। मेरा फायदा 1500 का होगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं बीच में। अब आप क्या करोगे? तो क्या रास्ता अपनाओगे आप? यही रास्ता अपनाओगे आप। दिस इज द वे। इसलिए भारत में कोई फैक्ट्री खोल के राजी नहीं। मोदी जी कहते हैं कि इन्वेस्ट करो, लेकिन क्या मोदी जी आपसे कहेंगे कि मैंने वो 70 इंस्पेक्टर हटा दिए हैं? या मैंने वो 110 क्लियरेंसेस जो है बिल्डिंग अप्रूवल के लिए वो मैंने हटा दी हैं? या मैंने एक सोलर प्लांट के लिए 2735 क्लियरेंस है, मैंने वो हटा दिए हैं? नहीं, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि फैक्ट्री खोलने का मतलब है कि रिश्वत राज और बढ़ना। अभी एक मद्रास में एक बंदे ने कस्टम डिपार्टमेंट से दुखी होके अपना धंधा चौपट करके कारोबार बंद कर दिया है।
कहता है, "आई कांट डू द बिज़नेस इन दिस कंट्री, एवरीबॉडी इज़ करप्ट हियर।" हर एक को पैसा चाहिए। 5 लाख का कंसाइनमेंट क्लियर करने के लिए 2 लाख की रिश्वत माँगी जाती है साहब। कहता है, "हू कैन डू द बिज़नेस इन दिस कंट्री?" बंद कर दिया तो हल्ला मच गया। सरकार कहती है, "नहीं, इससे नाम बदनामी हो रही है हमारी।" बदनामी क्यों नहीं होगी? करप्शन सर चढ़कर बोल रहे हैं यहाँ पर, भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है साहब। लोग आपकी खाल उतारने को बैठे हैं यहाँ पे, जो इंस्पेक्टर्स हैं सारे के सारे, या जो ऑफिसर्स हैं। मोटा पैसा चाहिए उनको। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर वाला क्या सोचता है, क्या नहीं करता है। तो फैक्ट्री खोलना भारत में अपराध है। इट्स अ क्राइम, आई एम टेलिंग यू, क्राइम। व्हाई समबडी शुड ओपन इट। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। ये था एक आपके लिए आई ओपनर जो मैंने आपके सामने पेश किया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी-छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे, तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।